कई सारे विद्यार्थियों की तरफ से ये रिक्वेस्ट है और प्रश्न हैं बहुत सारे वर्क को लेकर के। फिजिक्स में वर्क किसको कहते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसके कैसे कैलकुलेशंस किए जाते हैं, तो इसको लेकर के कई सारे प्रश्न हैं। तो आज हम इसके बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम ये करेंगे कि ये जो शब्द है वर्क, हिंदी में कहते हैं उसको कार्य, इसका जो भाषाई मतलब है, कोलोकियल मीनिंग है, बोलचाल की भाषा में जिसको हम वर्क कहते हैं और फिजिक्स में जिसको हम वर्क कहते हैं, ये शब्द दो बिल्कुल अलग अलग अर्थों में प्रयोग में लाया जाता है। तो कभी भी इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि जो हम कहते हैं कि भाई क्या काम करते हो, वर्किंग आवर्स क्या है आपके, होमवर्क मिल गया कि नहीं मिल गया, होमवर्क कर लिया कि नहीं कर लिया, ये सब जो हम लोग बातें करते हैं वो वाला जो वर्क है। और फिजिक्स में जिसको वर्क कहते हैं वो बिल्कुल अलग है। जो हम बोलचाल वाला वर्क कहते हैं कि दिस इज नॉट वर्किंग वेल, ये जो वर्क है ये नापने योग्य क्वांटिटी नहीं है, इसको नापा नहीं जाता है। आप क्या काम करते हैं, तो मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छी बात है, आप काम करते हैं, लेकिन उसको आप नाप नहीं सकते हो। अब ये कर सकते हैं कि चलो भाई इतने घंटे पढ़ाए, उतने घंटे पढ़ाए, हमने ये करा वो करा, बट वो कार्य की नाप नहीं है। फिजिक्स में जिसको हम कार्य कहते हैं, फिजिक्स में जिसको हम वर्क कहते हैं, वो नापी जा सकती है, उसका एक वैल्यू होता है, एक मीनिंग, उसका एक मैग्नीट्यूड होता है। तो ये पहली बात है। तो हम आज जो भी कभी वर्क बोलेंगे तो हम फिजिक्स वाले वर्क बोलेंगे, अपनी भाषा वाला वर्क नहीं बोलेंगे। अब जो चीज़ें अपने को समझने की हैं वो कि वर्क इज डन बाय ए फोर्स। वर्क जब भी आप बात करेंगे, वर्क के बारे में जब भी आप बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे वर्क इज डन बाय अ फोर्स। ये फोर्स जो है, जो वस्तु पर जिस समय आप जैसा भी आपके सामने में परिस्थिति है उसके अनुसार ये फोर्स ग्रेविटी के कारण से लगने वाला फोर्स हो सकता है, जिसको हम वेट कहते हैं। किसी स्प्रिंग से बंधा हो और वो खींच रहा हो, स्प्रिंग खींचा हुआ हो, तो स्प्रिंग के कारण से जो फोर्स लग रहा है उसके कारण से वर्क हो सकता है। ये आप हाथ से धक्का दे रहे हैं किसी चीज़ को, तो आप हाथ से जो बल लगा रहे हैं उसके कारण से वर्क हो सकता है, फ्रिक्शन के कारण से वर्क हो सकता है। लेकिन वर्क जब भी बात करेंगे तो तुरंत सवाल पूछना है कि किसके कारण से वर्क की बात हम कर रहे हैं, किस फोर्स के कारण से वर्क की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि वर्क हमेशा किसी न किसी फोर्स से होता है। और एक समय पे एक वस्तु के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस भी लगे हो सकते हैं। टेबल पर ही कोई चीज़ रखी होती है तो आप जानते हैं दो फोर्स लगे होते हैं। एक जो टेबल है ऊपर की तरफ धक्का देती है, जिसको नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। धरती नीचे की तरफ खींचती है, जो उसको वेट कहते हैं। तो एक वस्तु पे एक से ज़्यादा फोर्सेस भी एक साथ लगे हो सकते हैं, और हर एक फोर्स के कारण से अलग अलग आप पूछ सकते हैं इसके कारण से कितना काम, इसके कारण से कितना काम, उसके कारण से कितना काम। आप चाहे सबको ज़रूरत हो तो सब काम मिला के भी टोटल कह सकते हैं कि सबको मिला के कुल कितना काम। तो पहला बात तो ये हो गई कि जो फोर्स है, जो वर्क है, ये हमेशा एक फोर्स के साथ में मिला के ही बोलने का है कि किस फोर्स के कारण से वर्क की आप बात कर रहे हैं। तो दूसरी बात क्या है कि वर्क की जब आप करेंगे तो एक टाइम इंटरवल होगा, वर्क इन ए टाइम इंटरवल। फोर्स की बात करते हैं तो वो टाइम इंटरवल नहीं होता है, वो एक इंस्टेंट पर होता है। इस समय स्प्रिंग ने कितना फोर्स लगा रखा है, इस समय रस्सी से बंधा हुआ है, रस्सी ने वस्तु पे कितना फोर्स लगा रहा है। वो इंस्टेंट बाय इंस्टेंट है, क्षण, उस क्षण पर क्या हो रहा है, उस इंस्टेंट पर क्या हो रहा है फोर्स। लेकिन वर्क एक इंस्टेंट पर नहीं है,
वर्क के लिए एक टाइम इंटरवल है, इतने टाइम के अंदर में इस समय से इस समय तक में कितना वर्क हुआ, इस फोर्स ने कितना वर्क किया। तो एक टाइम इंटरवल है। जैसे डिस्टेंस मूव्ड एक इंस्टेंट का मामला नहीं है, वेलोसिटी एक इंस्टेंट का मामला है, पोजीशन एक इंस्टेंट का मामला है। इस समय यहाँ है, इस समय यहाँ है, इस समय यहाँ है, लेकिन कितना डिस्टेंस चला, तो कोई जरूर टाइम इंटरवल की बात हो रही होगी। यहाँ से इतने बजे से इतने बजे तक में, इस 5 मिनट में, इस 10 सेकेंड में, इस 5 नैनो सेकेंड में, या इस 5 मिनट में। तो आपको वर्क भी ऐसे ही एक टाइम इंटरवल है जिसमें कि होना है। अब परिभाषाएं क्या है, किसको वर्क कहते हैं, क्या कैलकुलेशंस है, तो वो उसका बड़ा सीधा सा है कि अगर आपको फोर्स पता है, किस फोर्स के कारण से आप वर्क निकालना चाहते हैं वो जानिए, और जो टाइम इंटरवल की जो बात हो रही है वो टाइम इंटरवल क्या है कि कहाँ से कहाँ तक कितनी दूर में है, और उस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो चला कितना, कहाँ से कहाँ पहुंचा। तो वो डिस्प्लेसमेंट से इसको मल्टीप्लाई करना है कुछ खास ढंग से। तो हम चूंकि एक टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, उस टाइम इंटरवल में फोर्स का मान बदल सकता है, राइट। अगर हमारा 2 चार्जेस हैं, मान लो एक Q1 चार्ज है कहीं पे, एक Q2 चार्ज है कहीं पे, तो उसके जो फोर्स, इसके मान लो इस पर फोर्स देख रहे हैं Q2 पर, फोर्स बाई Q1 ऑन Q2। ये भी थोड़ा सा रिस्की है। फोर्स Q1 लगाता है या Q1 के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो लगाता है। अगर ज़्यादा शुद्धता में जाएंगे तो वो कहना चाहिए फोर्स बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय Q1। लेकिन हम लोग बहुत बार जब वर्क करना होता है तो फोर्स नहीं बता करके वो फोर्स किसने लगाया वो बता देते हैं, इसने लगाया वो वाला फोर्स। तो यहाँ पे इस Q1 के कारण से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फोर्स लगा रहा है, हम इसको बोलते हैं Q1 के कारण से Q2 पे फोर्स। और ये आपको पता है ये Q1 इंटू Q2 और डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ऐसा इसका मैग्नीट्यूड होता है और फिर इसका एक डायरेक्शन भी होता है। ये मैं यहाँ पे एक छोटा सा वेक्टर लिख रहा हूँ, एन कैप यूनिट वेक्टर, इसका कोई डायरेक्शन भी है और इसका कोई मैग्नीट्यूड भी है। लेकिन अगर ये चल रहा है किसी टाइम इंटरवल में, देखोगे ये अगर चल रहा है तो ये आर तो बदल ही रहा है, ये आर तो बदल ही रहा है। तो फोर्स का वैल्यू भी उस टाइम इंटरवल में अलग अलग हो सकता है। तो हम कौन सा टाइम का फोर्स यहां इस्तेमाल करेंगे वर्क का डिफाइन करने, इसके कारण से हम लोग पहले छोटे छोटे इंटरवल्स लेते हैं जिसमें इस डिस्टेंस का जो बदलने का असर है वो बहुत कम हो, फोर्स लगभग वही रह जाए। थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस अगर करेंगे तब फिर हम कहेंगे कि इतने इंटरवल के अंदर में आर में जो चेंज आया, एफ में जो चेंज आया उसको छोड़ो। तो इसलिए हम लोग पहले डिफाइन करते हैं एक छोटे टाइम इंटरवल में, स्मॉल टाइम इंटरवल। तो ये छोटे टाइम इंटरवल में हमारा फोर्स फिक्स हो गया और तब देखेंगे कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तब देखेंगे कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इस पार्टिकल में उतने छोटे टाइम इंटरवल में, dt टाइम इंटरवल में। छोटा स्मॉल टाइम इंटरवल है एक समय से और जरा सा आगे के समय तक वो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, अगर यहाँ है और यहाँ पहुँच गए तो ये जो डिस्टेंस है और प्लस ये दिशा मिल करके जो वेक्टर बनता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। पार्टिकल यहाँ था और यहाँ पहुँच गया उतने टाइम इंटरवल में, तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है तो ऐसा लिखते हैं d लगा करके और s लगा करके, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है और उसकी दिशा है। और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट लेना,
इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना, और डॉट प्रोडक्ट लेने का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड लिखना, इसका मैग्नीट्यूड लिखना, और फिर एक कॉस थीटा। ऐसा फोर्स, अगर ऐसे फोर्स ऐसे लग रखा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, और ऐसा। जिधर फोर्स लगे उधर ही डिस्प्लेसमेंट होना आवश्यक नहीं है। एक तो कई सारे फोर्सेस लग रखे थे, उसमें से हमने कौन सा फोर्स चूज किया है जिसके कारण से हमें निकालना है। और फिर अगर एक ही फोर्स भी लग रहा होता तो भी जिधर फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है। जैसे बॉल को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो फोर्स तो हमेशा वर्टिकल नीचे लगता है धरती के कारण से, वेट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा वर्टिकल होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो ऐसा टेढ़ा टेढ़ा होता 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 हमारा बॉल गिरता है, इसलिए वो कॉस थीटा भी आ रहा है। ये हमारा, ये परिभाषा है, इसको वर्क कहते हैं, इतने को वर्क कहते हैं। और ये जो वर्क है, अगर आप बड़े टाइम इंटरवल में देखना है, बड़े टाइम इंटरवल में, और उसमें अगर एफ बदल रहा हो, अगर थीटा बदल रहा हो, तो उस बड़े टाइम इंटरवल को छोटे छोटे टाइम इंटरवल में बांटना होगा। अगर मेरा पार्टिकल t1 समय पर यहाँ है और t2 समय पे यहाँ आ गया है और इस रास्ते से चल करके आया है, ऐसे ऐसे चल के आया है, और हर समय जिस फोर्स की आप बात कर रहे हैं वो फोर्स हर समय वो भी बदल सकता है, मैग्नीट्यूड बदल सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है। तो आप इस इंटरवल को छोटे छोटे इंटरवल में बांट के सोचिए, ऐसे छोटे छोटे इंटरवल में बांट के सोचिए, और किसी एक इंटरवल को सोचिएगा इस समय में वो फोर्स कितना है, किधर है, और उस समय में कितना, ये इतना सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसकी दिशा ये है, तो ds ऐसे है, और फोर्स उस समय में जो कुछ भी फोर्स है, जितना भी जिधर भी है वो फोर्स है, और फिर आप ये F इंटू डी एस इंटू ये वाला कॉस थीटा इसके लिए करेंगे, और फिर इसी तरह से इसके लिए करेंगे, इसके लिए करेंगे, इसके लिए करेंगे, इसके लिए करेंगे, और ये सारे वर्क को जोड़ना पड़ेगा। इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेट करना। तो हमें अगर फाइनाइट टाइम इंटरवल है t1 से t2 टाइप का, तो वैसी हालत में जो वर्क होगा उतनी देर के अंदर में वो हम कहेंगे कि ये एफ डी एस को जोड़ना है, एफ डॉट डी एस को जोड़ना है, और इसका अर्थ ये हुआ कि इसको हम इंटीग्रेट करते हैं t बराबर t1 से लेकर के t बराबर t2 तक। हर समय कितना कितना फोर्स है, कितना कितना डिस्प्लेसमेंट है, एफ डी एस कॉस थीटा कितना है, सब मिला के जोड़ दो। इसको हम लोग वर्क कहते हैं। अब ये क्यों परिभाषा बनाई गई, लंबी चौड़ी परिभाषा क्यों बनाई गई? ये लंबी चौड़ी परिभाषा इसलिए बनाई गई कि ये जो क्वांटिटी है वर्क इन ए टाइम इंटरवल बाय ए फोर्स, उसका ऊर्जा के साथ में, एनर्जी के साथ में संबंध है, उसका एनर्जी के साथ में संबंध है। सबसे पहला जो सरल संबंध है वो ये है कि अगर कोई पार्टिकल हो और उसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है F, या कई फोर्स लग रखे हैं, उनका रिजल्टेंट फोर्स F है। पार्टिकल जब मैं कह रहा हूं ना, तो उसका मतलब क्या है कि वो बड़ी चीज होगी, कोई भी चीज बिंदु के समान तो होती नहीं है, वो बड़ी चीज होगी, और बहुत बड़ी चीज भी हो सकती है, बहुत बड़ी चीज भी हो सकती है, उसको भी मैं पार्टिकल कह सकता हूं अपने फिजिक्स के अंदर में। और जब इसकी इन सब बातों को कर रहा हूं समय में, बड़ी बड़ी चीजों को भी मैं पार्टिकल कह सकता हूं। शर्त है कि ये पूरा जो वस्तु है, बड़ी वस्तु है, उसमें हमेशा किसी भी क्षण पर आप देखो तो उसके सभी पार्टिकल्स जो हैं वो एक ही दिशा में, एक ही वेग से चलने चाहिए, तो हम उसको भी पार्टिकल कह सकते हैं। उनमें आपस में अंदर में कोई खींचातानी नहीं होना चाहिए, उसकी शक्ल नहीं बिगड़नी चाहिए, रिजिड होना चाहिए, और उसके बाद उसको एकदम सीधा सीधा चलना चाहिए। एक पार्टिकल इधर चले तो बाकी के सारे पार्टिकल भी इधर ही चले, एक पार्टिकल इधर चल रहा है कि मतलब पूरी चीज उधर चल रही है। ऐसे में हम उस बड़े बड़े को भी हम पार्टिकल कह सकते हैं।
तो अभी आप मन में छोटा पार्टिकल सोचिएगा, तो एक पार्टिकल अगर है हमारा और उस पार्टिकल के लिए अगर हम करते हैं ये पार्टिकल है मेरा और ये हमारा उस पर रिजल्टेंट टोटल फोर्स है, ये रिजल्टेंट फोर्स, कई फोर्स लग रहे होंगे तो उनको जोड़ करके नेट फोर्स निकालना, उसकी बात अब कर रहे हैं। सो इट इज वर्क बाय नेट फोर्स। तो ये देखेंगे अगर तो हमें एक बहुत सुंदर सा रिलेशन मिलता है कि ये जो टोटल वर्क है, जो भी टाइम इंटरवल ले लो, पूरा फुल बड़ा टाइम इंटरवल ले लो और ऐसा करके अब वर्क पूरा निकालो उस टाइम इंटरवल में T1 से T2 के अंदर में, तो वो हो जाता है हाफ एम V2 स्क्वायर और माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर। और आप जानते हो ये काइनेटिक एनर्जी है। तो शुरुआत में जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हाफ एम V स्क्वायर एम V1 स्क्वायर थी, और जब हमने उस पर ये फोर्स लगा दिया और T2 टाइम पे वो कहीं पहुंच गया, उस समय की जो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम V2 स्क्वायर है, यानी जितना फोर्स ने वर्क किया, रिजल्टेंट फोर्स ने पार्टिकल के ऊपर जितना वर्क किया उस फोर्स ने, रिजल्टेंट फोर्स ने, वो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के बराबर है। ये वर्क जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि cos थीटा बैठा है। cos थीटा का मान जो है -1 से +1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर थीटा 90 डिग्री से कम है, ये कोण जो है ये 90 डिग्री से कम है, तो cos थीटा प्लस में होगा। अगर ये कोण 90 डिग्री से ज़्यादा है, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ds इधर है, फोर्स इधर है और ये थीटा है, तो cos थीटा नेगेटिव बनने वाला है। तो ये जो वर्क है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर वर्क पॉजिटिव है तो मतलब जितना वर्क किया हमने उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। और बीच में कुछ भी हो, ये बीच में सारा cos थीटा भी बदल रहा है और फोर्स भी बदल रहा होगा, ds का भी सब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बदल, कुछ भी हो बीच में, शुरुआत में जो काइनेटिक एनर्जी है T1 पे और T2 पे जो काइनेटिक एनर्जी है, कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी जितना हमने उस पार्टिकल पर वर्क किया। ओके, तो एक तो ये बात हो गई कि इसलिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है, वर्क जो है तो बड़ी अच्छी चीज़ है। बीच में कुछ भी होता रहे, हमने अगर वर्क पता कर लिया किसी प्रकार से कि हाँ भाई रिजल्टेंट टोटल वर्क कितना हुआ, तो जो टोटल वर्क डन सभी फोर्सेस के कारण से मिल करके हो रहा है किसी टाइम इंटरवल में, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको हम लोग कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो और भी इसके कई सारे उपयोग हैं आगे पीछे। और अगर नेगेटिव वर्क हो रहा है, फोर्स किधर लगा रहे हैं, चल किधर रहा है, होता है ना, रिजल्टेंट फोर्स कहीं लग रहा है और चल कहीं और रहा है। जब बॉल मेरा ऊपर फेंक देते हैं सीधा, तो फोर्स लगता है नीचे, एक ही फोर्स है, हवा को छोड़ दो, एक ही फोर्स है, भार जो पृथ्वी लगा रही है वो लगा रही है नीचे, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो नेगेटिव वर्क हो रहा है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घट रही है, जैसे जैसे बॉल मेरा ऊपर जाता है काइनेटिक एनर्जी घटती है। तो मैं सीधा बता सकता हूं जितना वर्क किया उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी या घटी। पॉजिटिव का वर्क है तो बढ़ी, हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर पॉजिटिव, और वर्क अगर नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी घटी। तो इन सब कारणों से वर्क का महत्व है, इंपॉर्टेंस है, और इसलिए उसको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। और ये छोटी छोटी बातें आप अगर याद रखेंगे तो बाकी के काम आप कर लेंगे।